नमस्कार दोस्तों। मैं पिंटू शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं परिवर्तन क्लासेस मगहर के ऑफिशियल चैनल में। मैं आपको बता दूं ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है और कल हमारा जो प्रैक्टिस सेट होगा वो यूपी पुलिस में आए हुए 2024 के सारे प्रश्नों का हम अवलोकन कर चुके रहेंगे। एक सेट में 38 क्वेश्चन 37-38 क्वेश्चन जीएस के आते हैं। अगर हम 38 क्वेश्चन मान के चलें तो 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था, तो लगभग 152 प्रश्न निकल कर आए थे और हमने धीरे धीरे 6 से 7 क्लासों में, एक क्लास और भी होगी, 7 क्लासों में 152 प्रश्नों पर चर्चा कर लेंगे। कल एक वीडियो भी आ जाएगा और 152 प्रश्नों पर चर्चा करने के बाद आप एक चीज देखिएगा कि इन 152 क्वेश्चनों पे व्याख्या किस हिसाब से की गई है, प्रश्न कैसे बना है, और उस प्रश्न के आसपास की ज्यादातर चीजें आप पढ़ कर जाइएगा। आने वाले एग्जामों में और भी इस चैनल पर वीडियो पढ़ता रहेगा, जिसे आप बड़ी ही ईमानदारी से देखेंगे, नोट्स बनाएंगे। और याद रखिएगा, रिवीजन सबसे पहली प्राथमिकता रखिएगा। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे होंगे तो आपका 3 घंटा रिवीजन में जाना चाहिए। ये वो दौर आ चुका है अब जो आप रिवीजन करेंगे, क्योंकि आप अगर किसी भी क्षेत्र में जाएं और देखें, आप अग्निवीर को ही ले लीजिए। अग्निवीर में 1600 मीटर का अगर रेस होता है तो 4 राउंड दौड़ाया जाता है। शुरू के 3 राउंड में कौन आगे है कौन पीछे ये बिल्कुल मायने नहीं रखता। जो चौथे राउंड में सबसे आगे निकलता है जीत उसी की होती है। तो पिछले आप 2 साल 3 साल 4 साल में जो भी तैयारी की है ये कोई मायने नहीं रखेगा। इस अंतिम क्षण में आप जो 28-29 दिन आपको मिला है, इस 28-29 दिन में आप कितना रगड़ कर मेहनत करते हैं, कितना ज्यादा रिवीजन करके आप औरों से आगे निकल पाते हैं, ये आपके लिए बहुत मायने रखेगा। तो चलिए आज का क्लास देखा जाए और देखा जाए कि यूपी पुलिस में प्रश्न किस हिसाब से बना है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? तो फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। अच्छा, बात करें बैंकॉक, तो थाईलैंड, नाम सुने ही होंगे। थाईलैंड की राजधानी कहां पर है? बैंकॉक। जकार्ता की राजधानी कहां पर है? इंडोनेशिया की राजधानी कहां पर? जकार्ता। अब नुकसंतारा हो गई है। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। मलेशिया की राजधानी का नाम क्या है? कुआला लामपुर। मलेशिया की राजधानी का नाम क्या है? कुआला लामपुर। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो जैसे आप बता सकते हैं इराक की राजधानी, इराक की राजधानी कहां पर है? ईरान। ईरान की राजधानी, इराक की राजधानी, रूस की राजधानी, ब्रिटेन की राजधानी और जापान की राजधानी। जापान की राजधानी, बहुत सिंपल सिंपल सा प्रश्न है, आप जवाब जरूर देंगे। जैसे इराक, इराक। अब बात ध्यान से समझिए। अगर आपसे पूछ ले ईरान की राजधानी, तो ईरान की राजधानी है तेहरान। कहां पर? तेहरान। इराक की राजधानी बगदाद, इराक की राजधानी बगदाद। तो रूस की राजधानी कहां पर है? मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को। ब्रिटेन की राजधानी कहां पर है? लंदन, ब्रिटेन की राजधानी लंदन। जापान की राजधानी कहां पर है? टोक्यो, जापान की राजधानी कहां पर है? टोक्यो। और इसके बाद पूछे और भी कई सारी राजधानी है जो हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया है। ऑप्शन के हिसाब से विश्लेषण ये हुआ और अगला प्रश्न देखा जाए। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बहुत आसान प्रश्न है, आप जवाब दे लेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? क्या रखेंगे? 31 अक्टूबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को मनाते हैं। 26 जनवरी को सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को, मैं लिख दूं, 14 नवंबर को बाल दिवस। 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? बाल दिवस। लेकिन एक्चुअली अगर आपसे पूछ ले 26 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? 26 दिसंबर को तो याद रखेंगे वीर बाल दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? वीर बाल दिवस मनाते हैं। एक्चुअली अब ध्यान ध्यान समझिए, अगर आपसे पूछेगा बाल दिवस कब मनाते हैं तो 14 नवंबर, और पूछेगा वीर दिवस कब मनाते हैं तो 26 दिसंबर। इस 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस, ये कब मनाते हैं?
26 जनवरी को मनाते हैं। अच्छा, अगर कुछ हम दिवस देख लें अक्टूबर में, जैसे पूछ ले 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, 2 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर और 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर और क्या, 31 अक्टूबर। ये अक्टूबर महीनों के दिवस है, इससे ज्यादा आपको अक्टूबर में दिवस याद करने की जरूरत नहीं। 1 अक्टूबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, या फिर अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी दिवस भी कब मनाते हैं, 1 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं, 2 अक्टूबर को मनाते हैं। एक बात और ध्यान से समझिएगा, 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, विश्व शिक्षक दिवस। 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, 5 अक्टूबर को मनाते हैं। 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, वायु सेना दिवस। वायु सेना दिवस कब मनाते हैं, 8 अक्टूबर को मनाते हैं। 9 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, विश्व डाक दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाते हैं। 10 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय डाक दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय डाक दिवस। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 11 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 15 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, क्या रखेंगे, विश्व छात्र दिवस, विश्व छात्र दिवस। 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, खाद्य दिवस। 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस। 20 अक्टूबर, 31 अक्टूबर को, ये तो आप जान ही गए हैं, 31 अक्टूबर तो लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं। 20 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, सांख्यिकी दिवस। 20 अक्टूबर को सांख्यिकी, 21 जगह ही नहीं है तो याद रखिएगा, ये वो दिवस है जो पेपर में कई बार प्रश्न बना हुआ है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखेंगे विश्व शिक्षक दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा है। विश्व डाक दिवस और राष्ट्रीय डाक दिवस आप जरूर याद रखेंगे, पेपर में कई बार पूछा है। आगे चला जाएगा, अगला प्रश्न देखें आप। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी, ये तो हो गया, ये भी हो गया। मामूली चीजों का देवता, इंग्लिश में बोलते हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसके द्वारा लिखा गया है, अरुंधति राय। सलमान रुश्दी की एक पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन। सलमान रुश्दी की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, मिडनाइट चिल्ड्रन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुस्तक याद रखेंगे, अनामिका। अनामिका इनकी एक रचना है। एक है परिमल, अनामिका परिमल इनकी रचना याद रखेंगे। जूही की कली भी इन्हीं की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के तहत, 89(1) के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगर इस प्रश्न का आप जवाब ही नहीं जानते तो सिंपल से याद रखिएगा, राज्यसभा का प्रदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का प्रदेन सभापति प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, निचले सदन के अध्यक्ष राष्ट्रपति, क्या रखेंगे, कौन होता है, उप राष्ट्रपति होता है। अच्छा, उपराष्ट्रपति की पद की बात क्या कहेगा, तो किस अनुच्छेद में, उपराष्ट्रपति पद, क्या रखेंगे, उपराष्ट्रपति पद अनुच्छेद 63। उपराष्ट्रपति पद किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 63 में, आर्टिकल 63 में। सभापति के रूप में काम करेंगे उपराष्ट्रपति सभापति, कार्य 64, 65। और अगर आपसे पूछ ले कि उपराष्ट्रपति
जो होता है क्या वो राज्यसभा का मुखिया होता है? तो जी हाँ, वो राज्यसभा का क्या होता है? मुखिया होता है। तो राज्यसभा के सभापति के रूप में किस अनुच्छेद के तहत? 64 के तहत। और उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 63 के तहत। ये आप जरूर याद रखेंगे, पेपर में कई बार प्रश्न पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जाना जाता है? कौन सा दिन है जो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जाना जाता है? तो याद रखेंगे 12 जनवरी को किस रूप में जानते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम जानते हैं। कुछ दिवस है जो पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछ ले पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? पराक्रम दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, शहीद दिवस, पराक्रम दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। शहीद दिवस कब मनाते हैं? तो शहीद दिवस मनाते हैं 30 जनवरी को। स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं? तो बताएगा। स्टार्टअप स्टार्टअप दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखेंगे स्टार्टअप दिवस मनाते हैं हम लोग 16 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। तो ये जनवरी महीने के दिवस हैं। और पूछा है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं? 12 जनवरी को, जो इसका एकदम बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? कौन सा अम्ल है जो सिरके में मौजूद होता है? तो याद रखेंगे सिरके में मौजूद अम्ल का नाम है एसिटिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किस में होता है? ये दूध और दही में होता है। किसमें? दूध और दही में होता है। साइट्रिक अम्ल किस में होता है? खट्टे फलों में होता है। खट्टे फलों में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है? ये पालक और गोभी में होता है। पालक और गोभी में। ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है? पालक और गोभी में होता है। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? इसका जवाब दीजिए। और ये पेपर में पूछा गया है, याद रखेंगे। आप इस बार यूपी पुलिस के एग्जाम में भारत के सारे उत्सव पढ़कर जरूर जाएंगे। मैं उस पर क्लास भी लिया है, आप उस क्लास को जरूर देखिएगा, याद रखिएगा। हम्पी नृत्य उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? ये कहाँ का नृत्य है? कर्नाटक। अच्छा, कर्नाटक में कुछ नृत्य या उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे आपसे पूछ ले करगा उत्सव कहाँ का है? करगा उत्सव। तो करगा उत्सव जो आपका है ये कर्नाटक का है। फिर उसके बाद पूछ ले कंबाला भैंसा दौड़। कंबाला भैंसा दौड़ उत्सव या कंबाला भैंसा दौड़ प्रतियोगिता कहाँ का है? ये भी कहाँ का है? कर्नाटक का है। फिर उसके बाद हम्पी उत्सव। हम्पी उत्सव यहीं का है। कैलपोथ उत्सव कहाँ का है? कैलपोथ उत्सव। तो कैलपोथ उत्सव भी कहाँ का है? कर्नाटक का है। मूंगफली उत्सव कहाँ का है? ये भी कर्नाटक का है। मूंगफली उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? कर्नाटक में। लेकिन सबसे ज्यादा मूंगफली कहाँ पैदा होती है? तो गुजरात में। ये भी आप याद रखेंगे। गुजरात में कौन सा उत्सव है? जैसे मैंने कई बार पेपर में बताया है और यहाँ पर भी बता रहा हूँ, मोडेरा उत्सव। गुजरात का कौन सा उत्सव? मोरेरा उत्सव। सप्तक मेला। सप्तक मेला कहाँ पर? गुजरात में। साम सामलाजी मेला। सामलाजी मेला कहाँ का है? ये भी गुजरात में। महाराष्ट्र में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है गणेश चतुर्थी। महाराष्ट्र में उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम क्या है? तो गणेश चतुर्थी उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। गणेश चतुर्थी उत्सव। गणेश चतुर्थी उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। शिवाजी उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? शिवाजी उत्सव ये भी महाराष्ट्र में मनाते हैं। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? काला घोड़ा महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? ये भी कहाँ पे मनाया जाता है? महाराष्ट्र के मुंबई में। अगर हम थोड़ा सा आगे बात करें उड़ीसा में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो उड़ीसा में याद रखेंगे, एक्चुअली ये इसका सही जवाब नहीं है, इसका सही जवाब है आपका कर्नाटक। उड़ीसा में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो उड़ीसा में याद रखेंगे एक मनाया जाता है रज पर्व।
बहुत फेमस है। रज पर्व कहाँ पर? उड़ीसा में मनाया जाता है। नुआखाई त्योहार, फसल कटाई का त्योहार है। नुआखाई त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? उड़ीसा में। छऊ उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? उड़ीसा में। छऊ उत्सव कहाँ पे? उड़ीसा में। छऊ भारत में 3 जगह होता है, एक उड़ीसा में, एक पश्चिम बंगाल में और एक झारखंड में होता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले, उड़ीसा में रस पर्व, नुआखाई, छऊ, कोणार्क महोत्सव, कोणार्क कोणार्क महोत्सव कहाँ पर है? वो भी उड़ीसा का ही है। हम्पी उत्सव कर्नाटक, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास संचार के विभिन्न माध्यमों एवं प्रिंट मीडिया की विनियमन के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी होती है? तो क्या वो गृह मंत्रालय सही होगा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, योजना मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों मंत्रालय? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। इस करंट का क्वेश्चन था ये। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? क्या रखेंगे? पुणे में। नई दिल्ली में क्या है अगर आपको पता हो तो, नई दिल्ली में मैंने आपसे बताया था मौसम अनुसंधान केंद्र, भारतीय मौसम मौसम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मौसम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, जिसे एम्स बोला जाता है? अखिल भारतीय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान केंद्र आयुर्विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, जिसे एम्स के नाम से जानते हैं? एम्स के नाम से जानते हैं। ये भी कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगले प्रश्न पर एक बार चर्चा करें, ध्यान से समझिए। भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर बाल संरक्षण और कल्याण कार्य के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1098। अच्छा, आप बता सकते हैं 1076 किसका हेल्पलाइन नंबर है? 1072 किसका हेल्पलाइन नंबर है? 139 किसका हेल्पलाइन नंबर है? 102 या 108 किसका हेल्पलाइन नंबर है? 112 किसका हेल्पलाइन नंबर है? ध्यान समझिए। 1076 है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 1076। 1072 क्या है? रेल दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर। रेल दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर। 139 रेल पूछताछ हेल्पलाइन नंबर 139। 102 108 कौन सा? एम्बुलेंस। 102 और 108 कौन सा? एम्बुलेंस। 112 क्या है? क्या रखेंगे? पुलिस सेवा। 112 क्या है? पुलिस हेल्पलाइन नंबर, पुलिस सेवा हेल्पलाइन नंबर। अच्छा, बात करें साइबर क्राइम के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर है? तो साइबर क्राइम के लिए 1930। साइबर क्राइम के लिए साइबर क्राइम के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर है? 1930। जो कहां पर इसका हेडक्वार्टर है? लखनऊ में इसका हेड क्वार्टर है। अगर आपसे पूछ ले 1090 किसका हेल्पलाइन नंबर है, तो महिला पुलिस का हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1090। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? कौन उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च पद की पुलिस में? 3-4 बार इस प्रश्न को बचा चुका, और याद रखेंगे ये इस बार की यूपी पुलिस में 2-3 बार पूछा भी गया है। तो कौन है? डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिर्देशक। ये भारत उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च पुलिस अधिकारी रैंकिंग है। अगला प्रश्न, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है किसमें शामिल है? जो चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है किसमें शामिल है? तो राजस्व बजट में शामिल है। अगला प्रश्न, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां स्थापित पाई गई है? बहुत ही शानदार प्रश्न। मथुरा के पास, किसके पास? मथुरा के पास विशाल मूर्तियां मिली हैं, ये किस शासक के समय के? गुप्त शासक? नहीं। मौर्य शासक? नहीं। कुषाण वंश के। किस वंश के? कुषाण वंश या कुषाण शासक के समय की बात।
निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? याद रखेंगे जो बंगाल का विभाजन हुआ था, ये बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। 1905 में। और याद रखेंगे किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय। अच्छा, बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था? बंगाल विभाजन रद्द, बंगाल विभाजन रद्द किया गया था 1911 में। रद्द कब हुआ था? 1911 में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? व्यावसायिक यानी आपका वो व्यवसाय है, बेचना या खरीदना। व्यवसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना क्या रेशम उत्पादन में आएगा? ये तो देखते ही लग रहा है बिल्कुल गलत है। मत्स्य क्या मछली? ये भी गलत। अंगूर की खेती? ये भी गलत। तो इस प्रश्न का जवाब आप ना जानते हुए भी क्या सही लगा देंगे? उद्यान कृषि। और एक चीज मेरी याद रखिएगा, अगर आपको कोई प्रश्न ना आए, चाहे जिस चीज का हो, एक बार उसके ऑप्शन को देखिएगा। अगर वो जीएस का प्रश्न है और आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत अगर आप हिंट पा रहे हैं, जैसे इस प्रश्न को मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, पूछ रहा है कि सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है व्यावसायिक उपयोग के लिए? तो रेशम में तो रेशम जैसी चीजें होंगी, उसमें सब्जी फल तो आएगा ही नहीं। मत्स्य में तो मछली की बातें होंगी, वहां पर भी नहीं आएगा। अंगूर की खेती में अंगूर की, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, उद्यान कृषि। और यही आप मारेंगे और ये आपका बिल्कुल सही जवाब भी होगा, क्या? उद्यान कृषि। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, थोड़ा तेजी से चलेंगे। निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो याद रखेंगे कोचीन। किस बंदरगाह को? कोचीन। कोचीन बंदरगाह कहां पर है? तो याद रखेंगे कोचीन बंदरगाह आपका कहां पे पड़ता है? केरल में। पूछ ले अगर आपसे, बड़े बंदरगाह सर्वाधिक कहां पर है? बड़े बंदरगाह, बड़े बंदरगाह सर्वाधिक कहाँ है? तो बड़े बंदरगाह जो सर्वाधिक है वो है कहां पर? तमिलनाडु में। इसके बाद दूसरा पूछ ले, छोटे बंदरगाह सर्वाधिक कहां पर है? 3 है वहां पर। छोटे बंदरगाह, छोटे बंदरगाह सर्वाधिक कहां पर है? तो याद रखेंगे जो छोटे बंदरगाह सर्वाधिक हैं, ये है मुंबई में। कहां पर? मुंबई, यानी महाराष्ट्र में कर लीजिएगा। महाराष्ट्र। कहां पर? महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न चला जाए, इसका बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, मैंने इसका प्रश्न तो सही बता दिया कि कहां पर है, कोचीन में। आप मुझे बता पाएंगे क्या कोलकाता बंदरगाह कहां पर है? तो कोलकाता बंदरगाह सबसे पहली बात तो ये कोलकाता में ही होगा। कहां पर होगा? कोलकाता में ही होगा, पश्चिम बंगाल में। मुंबई बंदरगाह मुंबई में, महाराष्ट्र में है। मारमा गोवा बंदरगाह कहां पर है? तो याद रखेंगे गोवा में। मारमा गोवा बंदरगाह कहां पर है? तो ये मारमा गोवा बंदरगाह ये पड़ता है गोवा। कहां पड़ता है? गोवा में। कहां पड़ता है? गोवा में। अगला प्रश्न पे चला जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में हुआ था? 2011 की जो जनगणना थी वो कितने चरणों में हुई थी? क्या रखेंगे? 2 चरणों में। 2011 की जनगणना से कुछ पॉइंट में बता रहा हूं, आप उतना याद रखेंगे। 2011 की जनगणना, पहला, 2011 की जनगणना में 10 की वृद्धि दर कितना था? 10 की वृद्धि दर, 10 की वृद्धि दर यानी 10 वर्षों में वृद्धि दर कितना हुआ था? तो याद रखेंगे 17.72%। 17.72%। उसके बाद बात करें, कुल आबादी कितनी थी? कुल आबादी 121 पॉइंट, आप समथिंग में पूछे, आपसे समथिंग में पेपर में पूछा जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग आबादी कितनी थी? तो 121 करोड़, ये लगभग में है, 121 करोड़। इसके अलावा बात पूछे आपसे कि 2011 में कुल जिलों की संख्या कितनी थी देश में? कुल जिले, कुल जिले कितने थे? तो 640 जिले थे। इसके बाद पूछ ले कि जनगणना आयुक्त कौन थे? 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त, जनगणना
आयुक्त तो थे चंद्रमौली। कौन थे? चंद्रमौली। भारत में सबसे पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1872 में। लॉर्ड मेयो के काल में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में, और डब्ल्यू डब्ल्यू प्लेटो उस समय जनगणना आयुक्त थे। एक बात याद रखेंगे, अगर पूछ ले 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा था? सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा था? तो सर्वाधिक साक्षर राज्य था कौन सा? केरल। सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा था? केरल। अगला प्रश्न चला जाए, मोमाओगुआ गुफाएं, मोगांव गुफाएं जिन्हें हजारों बौद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है। हजारों बौद्धों की गुफाएं किसे बोलते हैं? हजारों बौद्धों की गुफाएं, तो याद रखेंगे हजारों बौद्धों की जो गुफाएं हैं वो बोला जाता है मोगांव गुफाओं को। ये निम्नलिखित में से कहां पर है? तो याद रखेंगे ये कहां पर है? चीन में। कहां पर है? चीन में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? कुंभ मेला का जो उत्सव है वो किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? कौन सा मेला? कुंभ मेला। गंगा, यमुना, पौराणिक। उत्तर प्रदेश में, तो यही ऑप्शन यही सही होगा। अच्छा, बात करें उत्तर प्रदेश में कुछ उत्सव जो मनाए जाते हो, उत्तर प्रदेश में कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? जैसे आप बताएंगे क्या बटेश्वर घाट मेला यूपी में मनाया जाता है? जी हाँ, बटेश्वर घाट मेला कहाँ पर लगता है? यूपी में। इसके बाद आपसे पूछ ले नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? यूपी में। नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? यूपी में। शाकुंभरी घाट, शाकुंभरी घाट, शाकुंभरी कहाँ पर होता है? यूपी में। कबीर उत्सव कहाँ पर होता है? यूपी में। कबीर उत्सव या कबीर मेला भी लगता है, कबीर मेला। इसके बाद पूछ ले कि कुंभ मेला भारत में कितने जगह लगता है? कुंभ मेला, तो कुंभ मेला याद रखेंगे भारत में कितने जगह? 4 जगह लगता है। भारत में 4 जगह लगता है, तो कहाँ कहाँ लगता है? पहली बात तो ये मध्य प्रदेश में भी लगता है, उत्तराखंड में लगता है, यूपी में लगता है, और कहाँ पे लगता है? महाराष्ट्र में लगता है। मध्य प्रदेश के जहां पे लगता है उसका नाम है उज्जैन। मध्य प्रदेश के किस जगह में लगता है? उज्जैन, जहां महाकालेश्वर मंदिर है शिप्रा नदी के किनारे। तो कुंभ मेला मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगता है। बात करें उत्तराखंड के कहाँ पे लगता है, तो उत्तराखंड के हरिद्वार में लगता है। उत्तराखंड के कहाँ पे लगता है? हरिद्वार में लगता है। यूपी में कहाँ लगता है? तो बात करें यूपी में लगने को, तो प्रयागराज में लगता है, प्रयागराज में। महाराष्ट्र में बात करें कहाँ पे लगता है, तो नासिक में। महाराष्ट्र में कहाँ पे लगता है? नासिक में। एक प्रश्न पूछता है अर्धकुंभ मेला कितने वर्षों में मनाया जाता है? अर्धकुंभ मेला कितने वर्षों में, और कुंभ मेला कितने वर्षों में? कुंभ मेला कितने वर्षों में, और महाकुंभ मेला कितने वर्षों में? महाकुंभ मेला कितने वर्षों में आता है? तो याद रखेंगे अर्धकुंभ मेला जो है, ये अर्धकुंभ मेला आता है 6 वर्ष में। कितने वर्ष में? 6 वर्ष में। और कुंभ मेला आता है 12 वर्ष में। महाकुंभ मेला आता है 26 वर्ष में। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। एक बार जरूर नोट कीजिएगा, पेपर में जरूर पूछा जाएगा इस बार भी। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम निम्नलिखित में से किसके विकास के वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम किसके विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो याद रखेंगे उद्योग के लिए। किसके लिए? उद्योग के लिए। ये आज के 20 प्रश्न थे। एक प्रश्न और भी आप ध्यान रखेंगे, ये कल का ये प्रश्न है, और यहां पर सारी चीजें सही थी, बस एक चीज हमने बोला सही था, बस लिखने में थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी। आप उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो हमने एक चीज लिखी है, अगर आप समझ पाए कि उत्तर प्रदेश की स्थापना बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग किसकी होती है? एसपी की होती है, ये भी एकदम सही बात है। यहाँ पर सर्वोच्च पद डीएसपी का नहीं होगा। यहाँ पे सर्वोच्च पद किसका नहीं होगा? डीएसपी का सर्वोच्च पद नहीं होगा। तो उत्तर प्रदेश में सबसे हाई रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी पद कौन सा है? तो कोई बताएगा पुलिस अधिकारी हाई रैंकिंग वाला पद कौन सा है? तो हाई रैंकिंग वाला पद होता है डीजीपी।
डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और वर्तमान में डीजीपी कौन है? प्रशांत कुमार। ये कल की क्लास में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, हमने बोला सही था पर लिखने में थोड़ा सा जल्दबाजी कर दिए थे, तो जिस वजह से हमने आज की क्लास में सही से करवा दिया। एक चीज आप याद रखेंगे, इस क्लास पर कोई भी वीडियो, इस चैनल पर कोई भी वीडियो पड़ेगी और उस वीडियो में अगर कहीं भी त्रुटि पाई जाएगी, चूंकि ह्यूमन नेचर ही है एरर करना, तो उसे जरूर सुधारा जाएगा। आप उस चीज से निश्चिंत रहें। क्लास से जरूर जुड़े, क्लास में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन जानकारी से जुड़ने के लिए परिवर्तन क्लासेस में आपका स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।